तो दोस्तों आज तक का सबसे फेमस और सबसे बड़ा साइंस इक्वेशन जो E=mc² है, उसका नाम सुनते ही अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम दिमाग में आता है, क्योंकि आखिर वही इस इक्वेशन का इन्वेंटर था। बट ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे काफी सारे और लोगों की मेहनत और कंट्रीब्यूशन है इस इक्वेशन के पीछे। अल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ 26 साल के थे जब उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अगर कोई इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करता है तो या तो कुछ वो ऐसे एक्सप्लेन करेगा जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है, या तो वो फिर कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। Not MC, it is MC. MC cannot be squared because it is not M and C. कोई सेंस है इस बात की? जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं करता। आज हम इस इक्वेशन के पीछे के रियल हिस्ट्री को जानेंगे और इस इक्वेशन को एक काफी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सिंपल लैंग्वेज में इस इक्वेशन का मतलब होता है कि एनर्जी और मास इंटरचेंजेबल होते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो साइड्स होते हैं। सबसे पहले हम E which is equal to एनर्जी उसको समझेंगे। 18th सेंचुरी की शुरुआत में एनर्जी रिलेटिवली काफी एक न्यू वर्ड होता था और उस टाइम के लोगों को ये लगता था एक आग का हीट और सन का रेस अलग अलग होते हैं। लेकिन इस चीज को सबसे पहले जो आदमी चेंज करता है, जिसका नाम है माइकल फेरेडे, वो एक अनएजुकेटेड आदमी था। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं किया था, यहाँ तक कि वो कॉलेज भी नहीं गया था। माइकल फेरेडे का साइंस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन हाँ उसके पास एक अपॉर्चुनिटी था कि वो एक लाइब्रेरी में काम करता था, जहाँ वो अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ता रहता था। फेरेडे को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि उसी लाइब्रेरी में वो प्रेजेंटेशन देने लग गया कुछ पैसों के बदले में, और उस प्रेजेंटेशन ने उसे मजबूर किया कि वो ज्यादा एफर्ट डाले ताकि प्रेजेंटेशन अच्छे से जाए। और तभी वो एक्सपेरिमेंट करता है एक कॉपर वायर के साथ, जहां दो क्लिप में वो कॉपर वायर को अटैच करता है और उसके नीचे कंपास को रखता है, क्योंकि फेरेडे का प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था जो यूनिवर्स में इनविजिबल होता है। जैसे इस कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया गया और इलेक्ट्रिसिटी के ऑन होने से कंपास थोड़ा सा मूव हो जाता है, लेकिन इसे उस टाइम कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये आखिर ऐसा क्यों होता है। फेरेडे को थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि जब कंपास के ऊपर से वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और वो एक और एक्सपेरिमेंट करता है जहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चेंज करता है, जिससे वर्ल्ड में सबसे पहला इलेक्ट्रिक मोटर इन्वेंट हो जाता है। और फेरेडे से ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इंटर रिलेटेड है, और यही से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का साइंस भी क्रिएट होता है। माइकल फेरेडे का काफी अच्छा दोस्त अल्बर्ट आइंस्टाइन था, और माइकल फेरेडे के इस एक्सपेरिमेंट से आइंस्टाइन को ये आइडिया आया कि एनर्जी वो सब्सटेंस है जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और जिसे बनाया नहीं जा सकता, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। अब आते हैं मैथ्स पर, जहाँ 1770 में एक केमिस्ट था जिसका नाम था एंटवान लुक्वाज़र। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने लैब में, जहाँ वो एक आयरन रॉड में स्टीम को पंप करते हैं और उस रॉड के दूसरी तरफ से ठंडा हुआ पानी कलेक्ट करते हैं, जिसमें एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उस आयरन रॉड में रस्ट लग जाता है। ओरिजिनली जिस पानी को हीट किया गया था उसका मास इक्वल था ठंडे पानी से प्लस उस स्टीम से और प्लस उस रस्टेड आयरन के मास से, जिसका मतलब है कि बॉइल्ड हुआ पानी एक जगह से अगर कम भी हुआ तो उसका मास खत्म नहीं हुआ, बल्कि दूसरे शेप में कन्वर्ट हो चुका था। और ये पहले डिस्कवरी बन जाता है मास के बारे में, क्योंकि उस टाइम लोगों का ये मानना था कि जैसे अगर हम एक लकड़ी को जलाते हैं और वो लकड़ी जल के राख बन जाता है, और जो एशेज होते हैं उसका मास काफी कम होता है ओरिजिनल लकड़ी के कंपेयर में। उस टाइम के नॉलेज के हिसाब से लोगों को ये लगता था कि जो ऐश का वेट है और जो ओरिजिनल लकड़ी का वेट है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। ऑब्वियसली लकड़ी का वेट ज्यादा होता है, लेकिन जैसा इस केमिस्ट के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि पानी को अगर हम बॉईल करें तो वो स्टीम में भी कन्वर्ट हो जाता है। सेम वैसे ही अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, जिसका मतलब है कि लकड़ी का मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, खत्म नहीं होता। और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक ऑब्जेक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब इस पॉइंट तक एनर्जी और मास जो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसका इक्वेशन लोगों को समझ में आ रहा था। इसके बाद जो C है, जिसका मतलब क्लैरिटस होता है लैटिन लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है कि काफी स्पीड में जाना, जैसे कि लाइट की स्पीड जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से होता है। यहाँ पे माइकल फेरेडे और जेम्स मैक्सवेल दोनों फिर से कंट्रीब्यूट करते हैं और एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। जेम्स मैक्सवेल एक फेमस मैथमेटिशियन था, और जैसे फेरेडे का कहना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काफी रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों सेम हो सकते हैं। इसी सोच में उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, और उस मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट हुआ इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड सेम लाइट की स्पीड जितना था, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक
ठीक था, लेकिन c का स्क्वायर कहाँ से आया, जिसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन क्यों? इसको सॉल्व करने के लिए एक फ्रेंच लेडी जो एक मैथमेटिशियन जीनियस थी जिनका नाम एमिली दुशांते था। एमिली जब 23 इयर्स की थी तब इन्होंने मैथमेटिक्स को काफी मास्टर किया और यहाँ तक कि आइजैक न्यूटन जैसे बड़े साइंटिस्ट को भी चैलेंज करने लग गई अपने नॉलेज से। आइजैक न्यूटन के हिसाब से अगर दो बॉल ट्रेवल करते हैं, एक स्टील बॉल अगर पहले स्टील बॉल से दुगना तेज ट्रेवल करता है तो उसका एनर्जी भी दुगना होगा। लेकिन एमिली ने मैथमेटिक कैलकुलेशन से ये साबित किया अगर दूसरे बॉल का स्पीड दुगना तेज है तो उसका एनर्जी 4 गुना ज्यादा होगा। और सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में इसे प्रूव भी किया। दो स्टील बॉल को मिट्टी की तरफ ड्रॉप करते हैं जिसमें एक बॉल का स्पीड दूसरे बॉल से तेज था। इस एक्सपेरिमेंट में एमिली ने एक बॉल को 1 मीटर से ड्रॉप किया और दूसरे बॉल को 2 मीटर से ड्रॉप किया। आइजैक न्यूटन के हिसाब से जो बॉल 1 मीटर से ड्रॉप हुआ है वो बॉल सिर्फ 1 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर सकता है और जो दूसरा बॉल जो 2 मीटर से ड्रॉप किया हुआ गया है वो 2 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जो 2 मीटर से ड्रॉप हुआ बॉल था वो 2 की जगह 4 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर चुका था। अल्बर्ट आइंस्टाइन इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी कर चुका था। वो एनर्जी, मास, c और c स्क्वायर को अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन इन सबको कंबाइन कैसे करना है उस चीज के लिए वो माइकल फेरेडी से बात करने लगते हैं। लेकिन आइंस्टाइन को एक चीज पता था कि मास और एनर्जी इंटर रिलेटेड है, दोनों सेम चीज है, जैसे एक सिक्के के 2 साइड्स। एनर्जी मास होता है और मास एनर्जी होता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये आइडिया आता है कि अगर c एक वेरिएबल हो सकता है, मतलब c का वैल्यू चेंज हो सकता है, तो आखिर मास का वैल्यू क्या हो सकता है। आइंस्टाइन को ये भी आइडिया आया कि c का वैल्यू इतना ज्यादा हो सकता है और c स्क्वायर के सामने अगर छोटा मास हो सकता है तो वो एक अनलिमिटेड एनर्जी रिफ्लेक्ट कर सकता है, जैसे कि स्टार्स का लाइट ट्रेवल करता है काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक। और इस इक्वेशन को सबसे इजी वे में समझना, हमें ये समझना होगा कि हमारे स्टार या सन के कोर में क्या चल रहा है। हम सब स्टार के पार्टिकल से ही बने हैं और जो एनर्जी हमें सन से मिलता है वो E = mc² है, क्योंकि आखिर हमारा सन भी अपने मेजरेबल मास को कन्वर्ट करता है एनर्जी के लिए जो हम तक लाइट के जरिए पहुंचता है। और इस तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन इस इक्वेशन को कंबाइन करता है, जिससे अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब का भी कॉन्सेप्ट यही से ही शुरू होता है।